Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. Today we will discuss some important MCQ on soil science. Use playback speed 1.5 or 2 for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. Our first question, soil aggregation can be estimated by. So soil aggregation को हम कैसे estimate करते हैं? योडर apparatus. आप याद रखेंगे योडर apparatus. देखिए ऑटरबर्ग apparatus हम यूज करते हैं किसके लिए? प्लास्टिसिटी मेजर करने के लिए, सॉइल प्लास्टिसिटी मेजर करने के लिए, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली रिड्यूस्ड सॉइल के लिए, हाईली रिड्यूस्ड कंडीशन के लिए सॉइल का रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होना चाहिए? देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है मिली वोल्ट में। ओके, तो मिली वोल्ट मतलब यहाँ पे आप याद रखेंगे हाईली रिड्यूस कंडीशन के लिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, -250 मिली वोल्ट। अगर इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे सो 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ ना, 10⁻³ मिली वोल्ट। सो इसका अगर वोल्ट में हम लिखेंगे 0.25 वोल्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वांटिटी डिवाइड बाय इंटेंसिटी, रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड बाय बेकेट। तो हाई पीबीसी वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? देखिए डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल है, सो डोंट वरी फॉर दैट, यू जस्ट रिमेंबर अवेलेबिलिटी पोटेशियम इन सॉइल इज एक्सलेंट, इसीलिए पीबीसी वैल्यू ज़्यादा है। ओके, क्यू बाई ई क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, हमारे जो रिड्यूस कंडीशन के लिए कितना है, और बहुत सारे कंडीशन के लिए कितना रेडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए, किस किस के बीच में वैरी करता है रेडॉक्स पोटेंशियल, सारे चीज़ डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड पे एनालिसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सल्फर कंटेंट इन पोटेशियम सल्फेट, याद रखेंगे पोटेशियम सल्फेट, इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ओके, पोटेशियम K2SO4। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सल्फर का कितना है और पोटेशियम का कितना है, ऑक्सीजन का किसने। अगर आपको सारे के सारे एटॉमिक मास पता होगा तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जैसे कि पोटेशियम का 19, सल्फर का 16 ऐसे, एंड ऑक्सीजन का 16, सॉरी पोटेशियम का 19 मतलब 19 इज द एटॉमिक नंबर, सो 38, एंड सल्फर का 16 मतलब 16 इंटू 2 32। ओके, ऐसे मतलब एटॉमिक नंबर इंटू 2 दैट इज एटॉमिक मास, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सो डबल हो जाएगा 16, याद रखेंगे। सो इसको भी आप यूज करके आप निकाल सकते हैं, पर आप याद रख लेंगे तो अच्छा है, 17 होगा आंसर, पर कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 5 to 6 सेकेंड। ओके, सल्फर सॉइल टेस्टिंग, सल्फर सॉइल टेस्टिंग को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? सल्फर सॉइल टेस्टिंग के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, और जो ऑप्शन सी लिखा गया है ना NH4 एमोनियम एसीटेट, एमोनियम एसीटेट को हम यूज करते हैं किसके लिए? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए, याद रखेंगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए, पोटेशियम मेजर करने के लिए हम एमोनियम एसीटेट यूज करते हैं, पर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ई कैल्शियम क्लोराइड। ग्रास टिटानी एक डिजीज होता है, एक डेफिशिएंसी डिजीज, फॉरेस्ट क्रॉप में होता है, कैसा होता है? फोटोग्राफिक मेमोरी नेक्स्ट स्लाइड पे है, सो डोंट वरी फॉर दैट, याद रखेंगे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रास टिटानी डिजीज होता है। व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल चिलेट? देखिए नेचुरल चिलेट की बात कर रहे हैं, नेचुरल चिलेट मतलब चिलेटिंग एजेंट क्या है? ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जिसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि जाकर के स्पेसिफिक साइट पे बाइंड कर जाएगा, स्पेसिफिक एलिमेंट को खींच के निकाल देगा, वही होता है चिलेटिंग एजेंट। सो नेचुरल चिलेटिंग एजेंट होता है साइट्रिक एसिड, याद रखेंगे। टू नेक्स्ट स्लाइड, मेजरमेंट ऑफ सॉइल रिडक्स पोटेंशियल। सॉइल रिडक्स पोटेंशियल क्या है? इसको हम ऐसे मेजर करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में मत जाइए क्योंकि हमें ये जरूरी नहीं है, हमें याद क्या रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडक्स पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस सब्सटेंसेस जो सॉइल में होता है। ओके, और ये किस किस बीच में वैरी करता है? 0.35 मिली वोल्ट टू 0.8 मिली वोल्ट, मतलब -0.35 वोल्ट टू 0.8 मिली वोल्ट। अगर इसको हम मिली वोल्ट में लिखे सो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 350 -350 मिली वोल्ट टू 800। ओके, 800 तक वैरी करता है। तो हमने पिछले वाले MCQ में देखा है कि
अगर हाईली रिड्यूस्ड कंडीशन है, ओके, हाईली रिड्यूस्ड कंडीशन है तो इट इज अराउंड -250, ओके। बेकेट मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी रिलेशनशिप के बारे में। सो क्या है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एक्सचेंजेबल रिएक्शन एंड एक्सचेंजेबल कैपेसिटी इन सॉइल आर सोल्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पहले तो आप प्लांट न्यूट्रिएंट को याद रखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके। ये एक्चुअली मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी बाय इंटेंसिटी रिलेशनशिप। इसको किसने डेवलप किए थे? बेकेट ने, याद रखेंगे। Q stands for quantity, I stands for intensity. And Beckett also derived assessing potassium status. Potassium status को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए तो हाई Q/E वैल्यू मतलब हाई पोटेशियम कंटेंट, हाई अवेलेबल पोटेशियम इन सॉइल। देखिए जो ग्रास टिटानी डिजीज हमने पढ़ा था, ये आपके लिए फोटोग्राफिक मेमोरी है, फोटो को देखिए, याद रखिए। ये होता है, ऐसा डिजीज होता है, लाइफ स्टॉक में पाया जाता है। किस लिए होता है? लो मैग्नीशियम कंटेंट की वजह से। अगर जो क्रॉप में, फोरेज क्रॉप आप बोल सकते हैं, पास्चर क्रॉप आप बोल सकते हैं, अगर मैग्नीशियम की कमी होता है तभी ये डिजीज होगा। तो फिर क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली मैग्नीशियम सप्लीमेंट दे देंगे। तो सिम्टम आप देख सकते हैं, स्टिफ मसल, अनएबल टू स्टैंड, ओके, बहुत ही डेंजरस डिजीज है, हाइपोमैग्नीसीमिया, ओके, याद रखेंगे। ओके, देन which one of the following is the correct quantity of zinc sulfate required to prepare 100 liters of 200 ppm solution? देखिए 100 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 100 लीटर, ओके, एंड 200 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। मिलियन तो आपको पता ही है 10 लाख होता है। सो 10 लाख में कितना जीरो है? 10 लाख में 6 जीरो है, 10⁻6 आप बोल सकते हैं, ओके। सो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁻⁻6। अगर मिलियन, अब अगर पार्ट्स पर मिलियन को आप नॉर्मल जो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन व्हिच प्लांट एलिमेंट अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑब्जर्व? देखिए सभी को पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? NPK। तीनों के तीनों प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्लांट के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। इनमें से नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओके। मैं मानता हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, पर फार्मर को ग्रोथ भी चाहिए तो डाल रहे हैं। सो इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो टोटल जितना भी हम देते हैं, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आयन्स शुड बी नाइट्रोजन। इससे रिलेट करके आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ओके। द रिडली अवेलेबल फॉर्म ऑफ पोटेशियम इन सॉइल, देखिए कितना परसेंट, कितने से कितना परसेंट रिडली अवेलेबल होता है पोटेशियम इन सॉइल में? सो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही कम, 0.1 to 2%, ओके, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। देन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ माइका, देखिए बहुत सारे मिनरल का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपको याद रखना है, सबका याद नहीं रख रहा है, कुछ इंपोर्टेंट का, जैसे कि माइका का 0 है, सो याद रखेंगे। विच मेथड इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग ऑफ, देखिए आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ओके, ये सारे के सारे टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं DTPA मेथड। सो DTPA मेथड क्या है ये भी जानना जरूरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे इट्स फोटोग्राफिक मेमोरी आपके लिए इंतजार कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैंगनीज मिनरल? देखिए ये सारे के सारे मिनरल आप जानते हैं ना, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है रॉक से होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स। सो आपको पता होना चाहिए मैंगनीज किस में नहीं है, मैंगनीज नहीं है टेनोनाइट पे, ओके, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which element is the only non-metal among the micronutrients? ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बोरोन, बोरोन होता है नॉन मेटल। देन मोलिब्डेनसिस, ये एक डिजीज है,
जो कि कैटल में पाया जाता है, इज कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ मॉलिब्डेनम एंड कपर इन डाइट। याद रखेंगे मॉलिब्डेनम में, मॉलिब्डेनम तो आता ही है, कपर भी आता है, याद रखेंगे। व्हेन मॉलिब्डेनम कंटेंट ऑफ द फोरेज इज ग्रेटर देन, ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिब्डेनम ज़्यादा हो जाएगा, 5 ppm से ज़्यादा हो जाएगा, तभी होगा मॉलिब्डेनोसिस। देन देखते हैं जो मेरे को आपको बताया DTPA मेथड, जो कि हम यूज करते हैं जिंक, कपर, आयरन, मैंगनीज को मेजर करने के लिए। सो इतना ही ज़रूरी है, सिर्फ DTPA सॉल्यूशन आपको चाहिए जिंक, कपर, आयरन, मैंगनीज को एस्टिमेट करने के लिए सॉइल में। सिंपल, इतना ही जरूरी है आपके लिए, और ज़्यादा जरूरी नहीं। ओके, पोर फिजिकल कंडीशन किस सॉइल का है? ऑब्वियसली सोडिक सॉइल का है। फिजिकल कंडीशन याद रखेंगे, नॉट केमिकल कंडीशन, यहाँ पर फिजिकल कंडीशन पूछा गया है। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, आपको पता ही होगा। सोडियम ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पे, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम का एवरेज का रूट ओवर, याद रखेंगे। ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसका फॉर्मूला। देन एक्सचेंजेबल सोडियम रेशियो ESR, इसको हम देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। बट याद रखिए एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है सलाइन सॉइल पे, ओके, मोर देन 15 होता है, याद रखेंगे। और अल्कालाइन सॉइल पे लेस देन 15 होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ESR वैल्यू। देन देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोई भी ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट ज़्यादा जरूर करता है, मतलब प्लांट को ज़्यादा चाहिए, वो न्यूट्रिएंट, वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए प्लांट को, बट क्या होता है ना, कोई भी सिम्टम नहीं शो करता है। तो एक फार्मर को या फिर एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को किससे पता चलेगा कि प्लांट कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहता है? सो इसीलिए उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हिडन हंगर, मतलब हंगर तो है, प्लांट में हंगर तो है, पर पता नहीं चल रहा है, कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है। ओके, देखिए हम बहुत सारे सिचुएशन पे टिश्यू लीफ टेस्ट करते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। टिश्यू लीफ टेस्ट में बहुत सारी चीज़ पता चल जाता है। सो शुगर केन में अप्रोप्रिएट स्टेज कौन है टिश्यू लीफ टेस्ट के लिए? तो वो है 4th फुली डेवलप्ड लीफ फ्रॉम द टॉप, याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4th फुली लीफ। ओके, कॉटन प्लांट के लिए टिश्यू टेस्ट के लिए कौन सा वाला स्टेज अच्छा माना जाता है? द यंगेस्ट फुली मैच्योर लीव्स ऑफ द मेन स्टेम। ओके, यंगेस्ट होना चाहिए, फुली मैच्योर लीव्स होना चाहिए, और वो मेन स्टेम में होना चाहिए कॉटन प्लांट के लिए। मैंने बताया था SAR वैल्यू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं। सोडियम न्यूमरेटर पे है, कैल्शियम मैग्नीशियम का एवरेज का रूट ओवर। देन मैंने बताया था एक्सचेंजेबल सोडियम रेशियो एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये SAR से कुछ हद तक रिलेटेबल है पर डिफरेंट है। ओके, DRIS, ओके, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पे तो आपको याद रखना है DRIS डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस क्रॉप के लिए एप्लीकेबल है? ये ऑब्वियसली लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए एप्लीकेबल है। क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे। क्रॉप लॉगिंग डेवलप्ड, ओके, क्रॉप लॉगिंग एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, तो क्लिमेट के द्वारा ये डेवलप हुआ था, और ये शुगर केन में हम प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पे? हवाई पे डेवलप हुआ था। ओके, हवाई पे शुगर केन में ये डेवलप हुआ था। तो ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं क्रॉप लॉगिंग, ओके, तो हम नाइट्रोजन, शुगर, मॉइस्चर, ये सारे के सारे हम टेस्ट करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, एंड वेट भी एनालाइज करते हैं। सो इसीलिए जो प्लांट टिश्यू सैंपल हम लेते हैं वो कितना इंटरवल में लेना चाहिए? वो एवरी 35 डेज में लेना चाहिए, 35 याद रखेंगे। ओके, एवरी 35 डेज में हमें लेना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सॉयल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन। देखिए दो होता है, एक होता है पेडोलॉजी एंड एक होता है एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है, ये स्पेशली डील विथ सॉयल जेनेसिस। सॉयल कैसे मतलब शुरू हुआ है, सॉयल कैसे डेवलप हुआ है, सॉयल कहाँ से डेवलप हुआ है, रॉक्स, रिगोलिथ, इग्नियस रॉक, ये सारी चीज़ ये आता है पेडोलॉजी के अंदर। एडाफोलॉजी एक्चुअली क्या होता है, इन रिलेशन टू एप्लीकेबल पार्ट ऑफ सॉइल साइंस। मीन्स आप बोल सकते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए कैसे फायदेमंद साबित होता है। तो इसीलिए रिलेशन टू प्लांट अगर पूछा जाए तो फिर एडापोलॉजी, या फिर सॉइल जेनेसिस अगर पूछा जाए तो फिर पेडोलॉजी। ओके, याद रखेंगे। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलेइंग रॉक्स इज नोन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए रिगोलिथ, जहाँ से सॉइल फॉर्मेशन होता है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यस वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल मतलब ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड सबसे ऊपर ओ होराइजन, देन ई होराइजन, ऐसे होता है ना। तो ये होता है एक्चुअली रिगोलिथ, सॉरी प्रोफाइल। रिगोलिथ होता है एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। देन सोलम, पहले जो ऊपर तीनों सेक्शन को, तीनों प्रोफाइल को, तीनों होराइजन को आप बोल सकते हैं ए होराइजन, बी होराइजन एंड ई होराइजन, उसे बोलते हैं सोलोम, क्योंकि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सॉइल का। देखिए मैंने बताया था DRIS जो सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम दैट आइडेंटिफाइज ऑल द न्यूट्रिशनल फैक्टर लिमिटिंग क्रॉप प्रोडक्शन, thus increase the chance of obtaining high crop yield by improving fertilizer recommendation। DRIS सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन हम चेंज करते हैं और क्रॉप यील्ड को बढ़ाते हैं। क्रॉप यील्ड को बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। सो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, पहले तो आपको सारे के सारे फैक्टर पता होना चाहिए, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप यील्ड के लिए। ओके, उसके बाद वही फैक्टर के साथ यील्ड का रिलेशनशिप हम डिराइव करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक मतलब एक फैक्टर को बढ़ाते हैं, दूसरे फैक्टर को बढ़ाते हैं, एक को घटाते हैं, ऐसे करके एक सेट ऑफ कंडीशन हम तैयार करते हैं जहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यील्ड को बढ़ाने के लिए। यही होता है एक्चुअली DRIS सिस्टम, सिंपल सा चीज़ है। सोडियम नाइट्रेट को आप याद रखेंगे सॉल्ट इंडेक्स। ओके, ओनली दिस मच याद रखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में आप डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए हमारे राइजोस्फीयर होता है, सभी प्लांट का राइजोस्फीयर होता है, रूट जोन आप बोल सकते हैं। सो उसी रोड जोन में 25% ऑफ इफेक्टिव रोड जोन को हम लेंगे, टॉप 25% इफेक्टिव रोड जोन। ओके, सो उसी डेप्थ में जो वाटर है, टोटल ऑब्जर्व जितना होता है वाटर, लेट से 100 लीटर वाटर ऑब्जर्व होता है, लेट्स जस्ट फॉर इमेजिन। तो उनमें से ये जो 25% रूट जोन है, ये कितना परसेंट वाटर ले लेता है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लीटर हाउ मच वाटर इज टेकन बाय ओनली दिस इफेक्टिव रोड जोन, ये अराउंड 40%। सो यहीं से आपको पता चलता है इफेक्टिव रूट जोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली 25% डेप्थ में आप मान के चलिए इतना इफेक्टिव रूट जोन आपको मिलेगा, मतलब 40% वाटर ये अकेला ही, यही सिर्फ रूट जोन ले लेता है। ओके, सो वेट ऑफ ग्रेन पूछा गया है, कॉर्न का वेट पूछा गया है, पर पाउंड में दिया गया है। सो पर बुशल के लिए 56, आसान सा चीज़ है याद रखने की। कैसे याद रखेंगे, बुशल कितना लेटर है, 6 लेटर है, तो 6 उससे पहले आएगा 5, 56, ऐसे रिलेट करके याद रखिए। सो 1 पाउंड 0.45 kg, इसको भी याद रखना चाहिए। फादर ऑफ पेडोलॉजी मैंने आपको बताया था, पेडोलॉजी क्या है, एडापोलॉजी क्या है। तो पेडोलॉजी का फादर इज इक्वल टू सॉइल साइंस का फादर, दैट इज VB डॉकुचेव। ओके, बहुत सारे प्राइमरी मिनरल्स है, बहुत सारे सेकेंडरी मिनरल्स है, जैसे कि प्राइमरी मिनरल मतलब क्वार्ट्ज, ओलिवाइन,
अल्बिलाइट, ये सारे सेकेंडरी मिनरल्स में डोलोमाइट। ओके, आते हैं। सो कौन सा वाला प्राइमरी मिनरल मोस्ट रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, मतलब वेदरिंग इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, उसे छोटे छोटे करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। सो वो होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस ओलिवाइन। ओलिवाइन से आप ऐसे याद रख सकते हैं ऑयल, ऑयल होता है ओलिवाइन। ऑयल को सेपरेट करना बहुत ईजी है। ओके, सेकेंडरी मिनरल कौन सा है? ऑब्वियसली डोलोमाइट। देखिए ये जो कोलुवियल लिखा गया है, कोलुवियल मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल मिनरल या फिर कुछ भी थ्रू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे बोलते हैं कोलुवियल। इनऑर्गेनिक पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्ड आएगा तभी आपको क्लिक करना है कोलुवियल, याद रखेंगे। सॉल्ट इंडेक्स क्या है? मैंने बताया था पोटेशियम नाइट्रेट का। देखिए ये प्राय सब कुछ पोटेशियम का मैक्सिमम है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये सारे के सारे नेम। 100 बेंचमार्क देखिए सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का कितना 73। 50 से नीचे वाला कौन कौन है? ये फॉस्फेट वाला, ये भी फॉस्फेट वाला, ये सल्फेट वाला एंड ये भी सल्फेट वाला। देखिए सल्फेट एंड फॉस्फेट 50 से नीचे है, नाइट्रेट वाला 50 से ऊपर है। इतना ही आपको याद रखना है, रिलेटिव सॉल्ट इंडेक्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में मैंने जो बताया था ना आपको, जो मिनरल्स, वेदरिंग क्या है पढ़ सकते हैं। फिजिकल वेदरिंग किस किस की वजह से होता है, ये सारी चीज़। केमिकल वेदरिंग इस सारे की चीज़। तो क्वार्ट्ज जो कि आता है ग्रेनाइट से, क्वार्ट्ज एक मिनरल है, ग्रेनाइट से आपको मिलता है, ग्रेनाइट रॉक से। ओके, सो ये मोस्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। कैल्साइट एक मिनरल है जो कि लाइमस्टोन से मिलता है। मार्बल आपको पता है ना, मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि बहुत ही जल्द वेदर हो जाता है, मतलब लीस्ट रेजिस्टेंस। फेल्ड्स्पार आयरन एंड मैग्नीशियम से, मतलब आयरन एंड मैग्नीशियम कंपाउंड से बनता है फेल्ड्स्पार मिनरल। एंड सिलिकाट वेदर इनटू क्ले मिनरल्स, ये सारे वेदरिंग होके क्ले मिनरल देते हैं, याद रखेंगे। फेल्ड्स्पार देता है क्ले मिनरल। सो दिस इज द आवर एंड ऑफ वीडियो, सो थैंक यू।